नमस्कार दोस्तों। आपके और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। तो आइए आज हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी नर्सिंग की यूनिट 8 अबनॉर्मल लेबर के टॉपिक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार हैं। डिफाइन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इन स्लाइड नंबर 5। व्हाट इज द etiology of contracted pelvis in slide number 7. Discuss about the mechanism of labor in contracted pelvis in slide number 23. What is the diagnosis of contracted pelvis in slide number 26. What is the effect of contracted pelvis on pregnancy and labor in slide number 31. Discuss about that CPD in slide number 35. What is the diagnosis of CPD in slide number 37. Discuss about the management of CPD in slide number 44. What are the complications of CPD in slide number 47. And discuss about the trial labor in slide number 51. तो चलिए आज हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन। एनाटॉमिकल डेफिनेशन। It is a pelvis in which one or more of its diameter is reduced below the normal by 1 or more centimeter. एनाटॉमिकली बेस पे अगर अपन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की बात करें, उसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसा पेल्विस जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सेंटीमीटर के अंदर उसके डायमीटर कम हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहलाता है। अपन जानते हैं कि नॉर्मल पेल्विस के अपने अपने डायमीटर्स होते हैं। अगर उन डायमीटर्स में से जो एक या एक से ज़्यादा कोई भी दो डायमीटर जैसे कि ऑब्लिक डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर, अगर ये अपने जो नॉर्मल इनका क्राइटेरिया है उनसे अगर एक या एक से ज़्यादा सेंटीमीटर तक रिड्यूस हो जाते हैं तो वो कंडीशन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहलाती है। नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टेट्रिकल। ऑब्स्टेट्रिक डेफिनेशन के अंदर it is a pelvis in which one or more of diameter is reduced so that it interferes with the normal mechanism of labor. According to obstetric definition, अगर एक या एक से ज़्यादा डायमीटर उस अपने नॉर्मल पेल्विस का जो डायमीटर्स होते हैं उनसे रिड्यूस हो जाते हैं तो जिसकी वजह से नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कंडीशन कहलाती है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। Contracted pelvis is a state that alteration in the size and shape of the pelvis sufficient degree so as to alter the normal mechanism of labor in an average size baby. Contracted pelvis वो कंडीशन है जिसमें अगर पेल्विस के साइज या शेप में किसी तरीके का कोई अल्ट्रेशन आ जाता है जिसकी वजह से नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है और नॉर्मल साइज का जो बेबी है वो पेल्विस में से पास आउट नहीं हो पाता है तो वो कंडीशन अपनी कहलाती है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। pelvis in which one or more diameter is reduced so that it interferes with the normal mechanism of labor is known as option A android pelvis, option B gynecoid pelvis, option C contracted pelvis, option D platyploid pelvis. The answer is contracted pelvis. इसके लिए आप स्लाइड नंबर 6 रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज etiology. etiology जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है वो किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है, क्या ईटियोलॉजी होती है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की, तो मेनली 3 रीजंस हैं इसके या 3 ईटियोलॉजी के मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंटल डिफेक्ट, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल एंड नेक्स्ट इज डिजीज कंडीशन। तो आइए इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल डिफेक्ट। माइनर वेरिएशंस इट इज कॉमन, जो माइनर वेरिएशंस होते हैं वो कॉमनली देखने को मिलते हैं। न्यूट्रिशनल या इन्वायरमेंटल डिफेक्ट की वजह से कंडीशंस डेवलप होती हैं। एंड मेजर सच एज रैचिटिक और ऑस्टियोमलेशिक पेल्विस। मेजर जो कंडीशंस होती है न्यूट्रिशनल या एनवायरमेंटल डिफेक्ट की वजह से उसमें 2 पेल्विस अपने आते हैं, रैचिटिक कंडीशंस होती है और ऑस्टियोमलेशिक कंडीशंस होती हैं। सेकंड वन इज डिजीज और इंजरी। किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। जैसे कि कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जैसे फ्रैक्चर, ट्यूमर, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस। स्पाइन की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जैसे काइफोसिस, स्कोलियोसिस, कॉक्सीजियल डिफॉर्मिटीज हो सकती है। लोअर लिम्ब के अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज हो सकती है जैसे पोलियोमाइलाइटिस, हिप जॉइंट की कोई डिजीज कंडीशन। अगर ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन या कोई इंजरी है तो उसकी वजह से जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है और उसकी वजह से नॉर्मल
वेजाइनल डिलीवरी के अंदर जो नॉर्मल साइज का बेबी है वो पेल्विस में से पास आउट नहीं हो पाता है। थर्ड वन इज डेवलपमेंटल डिफेक्ट। डेवलपमेंट में ही कोई डिफेक्ट आ गया, जब पेल्विस का फॉर्मेशन हो रहा था या पेल्विस का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे कोई डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से पेल्विस जो है कॉन्ट्रैक्टेड है। इसमें दो कंडीशंस हैं जैसे कि नीगल्स पेल्विस और रॉबर्ट्स पेल्विस। तो फर्स्ट है रैचिटिक फ्लैट पेल्विस। रैचिटिक फ्लैट पेल्विस के अंदर क्या होता है? रिकेट्स इज प्रीडोमिनेंटली ए डिजीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड व्हेन द बोन रिमेन्स सॉफ्ट एंड अनओसिफाइड। रिकेट्स होती है वो चाइल्डहुड की डिजीज कंडीशन होते हैं। इस कंडीशन के अंदर मेनली जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट रहती है और अनओसिफाइड रहती हैं। इन चाइल्डहुड चेंजेस अकर इन द बोनी पेल्विस ड्यू टू वेट बियरिंग। द क्लासिक चेंजेस इन द पेल्विक बोन आर, जब चाइल्डहुड के अंदर मेनली जो बोनी पेल्विस होता है उस वेट बियरिंग की वजह से जो बोनी पेल्विस है उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें रैचिटिक फ्लैट पेल्विस के अंदर? फर्स्ट वन इज इनलेट। पेल्विस का जो इनलेट वाला पोर्शन होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सैक्रल प्रोमेंट्री इज पुश डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोड्यूसिंग ए रेनिफॉर्म शेप ऑफ द इनलेट with marked shortening of the anterior posterior diameter without affecting the transverse diameter with is often increased. इनलेट के अंदर जो सेक्टरल प्रोमेंट्री है वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड की तरफ पुश हो जाती है जिससे कि रेनिफॉर्म जो इनलेट है उसका जो शेप होता है वो रेनिफॉर्म बन जाता है। और इसकी वजह से जब सेक्टरल प्रोमेंट्री डाउनवर्ड और फॉरवर्ड पुश होती है तो उसकी वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और स्पेशली जो ट्रांसफर डायमीटर होता है उसके ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इनलेट के अंदर। नेक्स्ट वन इज कैविटी। Sacrum is flat and tilt backward. There may be sharp angulation at the sacrococcygeal joint. कैविटी वाले पोर्शन में जो सैक्रम है वो होता है वो थोड़ा सा कॉन्केव शेप में होता है और इस कंडीशन के अंदर वो फ्लैट हो जाता है और पीछे की साइड बैकवर्ड टिल्ट हो जाता है, पीछे की साइड मुड़ जाता है और जिसकी वजह से सैक्रोकॉक्सीजियल जो जॉइंट है उस पर शार्प एंगुलेशन का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज आउटलेट। बॉडी वेट ट्रांसमिटेड थ्रू द ischium in sitting position results in widening of the transverse diameter of outlet at the pelvic arch. जब अपन सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो इशियम बॉडी वेट जो है वो पूरा इशियम के ऊपर आता है जिसकी वजह से जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वो वाइड हो जाता है, आउटलेट का ट्रांसफर डायमीटर वाइड हो जाता है और पेल्विक आर्च पे। डिफॉर्मिटीज ऑफ पेल्विस, इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने देखा है कि अपन देख सकते हैं कि जो सेक्टरल प्रोमेंट्री है वो आगे की तरफ आ गई है और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया है और बाकी सारे चेंजेस जो है वो अपने को देखने को मिल रहे हैं इसमें। सेकंड वन इज ऑस्टियोमलेसिस। द प्रोमेंट्री इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एट द लेटरल पेल्विस वॉल आर पुश्ड इनवर्ड causing the anterior wall to form a beak. इस कंडीशन में क्या होता है? सैक्रल प्रोमेंट्री जो होती है वो सेम डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड पुश हो जाती है, जो लेटरल वॉल्स होती हैं पेल्विस की वो अंदर की साइड इनवर्ड की तरफ पुश हो जाती हैं। द शेप ऑफ द इनलेट दस बिकम ट्राइड और जो इनलेट का जो शेप है वो ट्राइड की जैसा हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली ऑफ द टू इशियल ट्यूबरसिटीज अकर, सैक्रम इज मार्क्ड शॉर्टन, कॉकेक्स इज सैक्रम जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, कॉकेक्स इज पुश्ड फॉरवर्ड, कॉकेक्स जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है एंड वेजाइनल डिलीवरी इज अनलाइकली एंड सिजेरियन सेक्शन इज आइडियल। और इस कंडीशन के अंदर वेजाइनल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है और सिजेरियन सेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे जो स्लाइड्स है इस स्लाइड के अंदर अपन देख सकते हैं कि चाइल्डहुड में जो रिकेट्स पेल्विस होता है उसमें अपन देख सकते हैं कि जो इनलेट का शेप है वो रेनिफॉर्म का हो रहा है, सैक्रल प्रोमेंट्री आगे की तरफ आ रही है और नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो फीमेल पेल्विस है वो इस तरीके का होता है और दूसरी पिक्चर के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो रिजल्ट की जो अडल्ट रिकेट्स की वजह से जो पेल्विस है वो इस तरीके का अपन को देखने को मिलता है। Next one is scoliotic pelvis. Scoliosis involving only the lumbar region will cause deformity of the pelvis. Scoliosis जो है वो मेनली लंबर रीजन को इन्वॉल्व करता है, इसमें पेल्विस की जो डिफॉर्मिटीज है वो अपने को देखने को मिलती हैं। द एसिटाबुलम इज पुश्ड इनवर्ड ऑन द वेट बियरिंग साइड विद मे बी प्रोनाउंस्ड इफ द डिजीज अकर ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। इस कंडीशन के अंदर एसिटाबुलम वाला जो पोर्शन होता है वो अंदर की साइड पुश हो जाता है। The oblique asymmetry of the pelvis results in contraction of one of the oblique diameter.
और जिसकी वजह से ऑब्लिक एसिमेट्री जो है वो पेल्विस की अपने को देखने को मिलती है। इस कंडीशन में अपन देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है वो शो कर रही है काइफोटिक पेल्विस। दिस pelvic deformity is secondary to the kyphotic changes of the vertebral column either following tuberculosis or rickets. The deformities observed with lumbar kyphosis are, जो pelvic deformities है वो secondary kyphosis के अंदर जो vertebral columns होते हैं उनमें mainly tuberculosis या rickets की वजह से देखने को मिलती है। इसमें sacrum is tilt backward, sacrum वाला जो पोर्शन है वो backward की साइड tilt हो जाता है in the upper part and forward in the lower part. It is narrow, straight. The anterior posterior diameter of inlet is increased but is diminished at the outlet. The subpubic angle is narrow. काइफोटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो सैक्रम का जो अपर पोर्शन होता है वो बैकवर्ड मूव कर जाता है और जो लोअर पार्ट जो होता है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तो है वो इंक्रीज हो जाता है इनलेट का, बट जो उसका आउटलेट का जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस हो जाता है और सब प्यूबिक जो एंगल्स होते हैं वो भी नैरो हो जाते हैं। Abdomen become pendulous due to the shortened distance between the symphysis pubis and giphisternum. Malpresentation is common. इस कंडीशन के अंदर एब्डोमेन जो है वो पेंडुलस रहता है क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस हो जाती है सिम्फाइसिस प्यूबिस और जिफिस्टर्नम के बीच में, और माल प्रेजेंटेशन की जो कंडीशन है वो मेनली अपने को देखने को मिलती है। सिजेरियन सेक्शन इज आइडियल एंड वन मे हैव टू डू क्लासिक ऑपरेशन बिकॉज ऑफ पुअर फॉर्मेशन ऑफ लोअर सेगमेंट, और इस कंडीशन के अंदर भी सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी कराना सही रहता है क्योंकि बिकॉज पुअर फॉर्मेशन ऑफ लोअर सेगमेंट, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो यूट्रस है उसका जो यूट्रस के अंदर दो सेगमेंट बनते हैं, अपर सेगमेंट है लोअर सेगमेंट, जो लोअर सेगमेंट होता है उसका फॉर्मेशन होना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट स्कोलियोटिक पेल्विस। इस कंडीशन के अंदर अपन देख सकते हैं कि दो चीजें दिखाई गई हैं इस पिक्चर के अंदर, लॉर्डिक लंबर स्पाइन के बारे में बताया गया और काइफोटिक लंबर स्पाइन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वन इज नीगल्स पेल्विस। It is extremely rare. It is produced due to arrest development of one ala of sacrum. It may be congenital or acquired. Nigel's pelvis होता है वो बहुत extremely rare conditions होती हैं। ये mainly जब डेवलपमेंट हो रहा होता है पेल्विस का उस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर, उस टाइम पे इसमें डिफेक्ट डेवलप हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि वन आला ऑफ सैक्रम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इट मे बी कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड, जो कई कंडीशन है वो कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है या फिर एक्वायर्ड कंडीशंस भी हो सकती है। द पेल्विस इज ऑब्लिकली contracted at all level but more marked in the outlet. Iliopectineal line on the affected side is almost straight. The method of delivery is by cesarean section. इस कंडीशन के अंदर जो पेल्विस है वो ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन से कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, स्पेशली जो अफेक्ट है वो आउटलेट पर पड़ता है, और इलियोपेक्टिनल लाइन जो होती है वो जिस साइड का आला ऑफ सैक्रम एब्सेंट होता है, राइट और लेफ्ट जिस भी साइड का, उस साइड की जो इलियोपेक्टिनल लाइन होती है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है, और इस कंडीशन के अंदर भी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही कंडक्ट होती है। इस कंडीशन में यहाँ जो पिक्चर इसमें हम देख सकते हैं कि इधर एक साइड का आला ऑफ सैक्रम जो है वो एब्सेंट है, दूसरी साइड में आला ऑफ सैक्रम प्रेजेंट है, तो उसकी जो इलियोपेक्टिनल लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और पूरा जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड शो हो रहा है। नेक्स्ट इज रॉबर्ट्स पेल्विस. It is extremely rare. Ala of both the sides are absent and the sacrum is fused with the innominate bone. रॉबर्ट्स पेल्विस और भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है। इस कंडीशन के अंदर बोथ आला ऑफ सैक्रम, दोनों साइड के आला ऑफ सैक्रम राइट एंड लेफ्ट एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से सैक्रम जो है वो डायरेक्टली इनोमरेट बोन से के साथ फ्यूज होता है। डिलीवरी बाय द सिजेरियन सेक्शन, और इस कंडीशन में भी हम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी कंडक्ट करवा सकते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बोथ आला ऑफ सैक्रम जो है वो एब्सेंट है, इसलिए जो इनोमरेट बोन है वो डायरेक्टली सैक्रम के साथ फ्यूज है, तो जो पेल्विस है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड है, और ऐसे पेल्विस में से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, या जो नॉर्मल साइज का बेबी होता है वो इसमें से पास आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड, द पेल्विस इन विच वन आला ऑफ सैक्रम इज एब्सेंट, ऑप्शन ए नीगल्स पेल्विस, ऑप्शन बी रॉबर्ट्स पेल्विस, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ऑप्शन डी एंड्रॉइड पेल्विस। द आंसर इज नीगल्स पेल्विस। इसके लिए आप स्लाइड नंबर 20 रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ लेबर। क्या मैकेनिज्म ऑफ लेबर रहती है जब पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड होता है इस कंडीशन के अंदर? फ्लैट पेल्विस. In the flat pelvis, the head find difficulty in negotiating the brim at once it pass through the brim
There is no difficulty in the cavity or outlet. The head negotiate the brim by the following mechanism. Mainly जो flat pelvises होते हैं उसमें हेड को पेल्विक ब्रिम के अंदर जाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। अगर एक बार जो हेड है वो पेल्विक ब्रिम से ब्रिम के अंदर चला जाता है तो फिर बाद में कैविटी और आउटलेट वाले पोर्शन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जो हेड को ब्रिम के अंदर नेगोशिएट होने में या हेड को ब्रिम में से निकलने में क्या क्या मैकेनिज्म यूज होती है वो हम देखते हैं। द हेड इंगेज विद द सजाइटल सूचर इन द ट्रांसवर्स डायमीटर। जो हेड है वो पेल्विस के अंदर सजाइटल सूचर्स के साथ इंगेज करता है इन ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर। ट्रांसफर डायमीटर के अंदर जो सजाइटल सूचर्स होते हैं उनके साथ जो हेड है इंगेज करता है। हेड रिमेन डिफ्लेक्स्ड एंड एंगेजमेंट इज डिलेड। और जब पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो उस कंडीशन के अंदर हेड जो है वो डिफ्लेक्स्ड रहता है, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से फ्लेक्शन उसके अंदर मेंटेन नहीं हो पाता है और एंगेजमेंट है वो भी बहुत डिले हो जाता है। इफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज टू शॉर्ट द ऑक्सीपुट इज मोबिलाइज्ड टू द सेम साइड टू ऑक्यूपाई द सैक्रल बैक। अगर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीपुट वाला जो पार्ट है वो सेम साइड में मोबिलाइज मूव कर जाता है और सैक्रल बैग में जाके बैठ जाता है। द बाइपैराइटल डायमीटर इज thus placed in the sacrocotyloid diameter and the narrow bitemporal diameter is placed in the narrow conjugate। बाइपैराइटल जो डायमीटर होता है वो सैक्रोकोटिलॉइड डायमीटर के अंदर आ जाते हैं और बाइटेम्पोरल डायमीटर जो होता है वो नैरो कॉन्जुगेट के अंदर आ जाते हैं। इफ द लेटरल मोबिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल देयर इज ए चांस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द हेड लीडिंग टू बोरो और फेस प्रेजेंटेशन। अगर लेटरल मोबिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता इस कंडीशन के अंदर तो चांसेस हैं जो हेड जो है वो एक्सटेंड रहेगा और फेस प्रेजेंटेशन हो सकता है या फिर ब्रो प्रेजेंटेशन जो है वो डेवलप हो सकता है। Engagement occur by the exaggregated parietal presentation so that subparietal diameter instead of biparietal diameter passes through the pelvic brim। Engagement जो है वो parietal presentations के साथ होता है। engagement में जो सब parietal diameters के साथ होता है जो engagement होता है instead of biparietal diameter passes through the pelvic brim। और जो pelvic brim से biparietal diameters है वो पास नहीं हो पाते। Modeling may be extreme and often there is an intended or even a fracture of one parietal bone that the caput that form is not big। इस कंडीशन के अंदर जब पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो माउडलिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो सकती है और कई बार ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो सकती है कि पैरेटल बोन का फ्रैक्चर्स भी हो सकता है। वन द हेड नेगोशिएट द ब्रेन देयर इज नो डिफिकल्टी इन द कैविटी एंड आउटलेट एंड द नॉर्मल मैकेनिज्म फॉलो। एक बार जो हेड है वो नेगोशिएट हो जाता है ब्रिम में से तो फिर आगे कैविटी और आउटलेट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर और आगे का जो प्रोसेस है वो सेम नॉर्मल जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम फॉलो करते हैं उसके फॉलो करता है। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस। कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं कि पेल्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है तो देखते हैं। फर्स्ट इज पास्ट हिस्ट्री। इट इंक्लूड मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री मदर की हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं उसमें मेडिकल हिस्ट्री उसकी देखते हैं कि मदर को किसी भी तरीके की कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं थी। या ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखते हैं कि प्रीवियसली जो डिलीवरीज कंडक्ट हुई थी वो नॉर्मली कंडक्ट हो पाई थी। बेबी जो है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट हो पाई थी। बेबी वेजाइनल पाथवे के थ्रू बाहर आ पाया था या फिर वहाँ पे भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा था। प्रीवियस जो डिलीवरीज हुई थी उसमें किसी तरीका का कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुआ था। मेडिकल कंडीशंस में मतलब मदर को किसी भी तरीके का कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, जैसे हिप बोन से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं है। मदर का जो पोस्चर है वो सही तो है, काइफोटिक डिजीज कंडीशन, रिकेट्स पेल्विस या ऑस्टियोमलेसिस पेल्विस तो नहीं है। इस तरीके से मदर की कंप्लीटली मेडिकल हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करी जाती है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। स्ट्रेचर। फिजिकल एग्जामिनेशन में ए स्मॉल वुमन ऑफ लेस देन 5 फीट इज लाइकली टू हैव ए स्मॉल पेल्विस। इसमें मदर का बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है कि अगर मदर की हाइट 5 फीट से कम है तो चांसेस है कि मदर का जो पेल्विस है वो भी स्मॉल होगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो मदर जो है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की कंप्लेन के साथ हो सकती है। नेक्स्ट वन इज स्टिग्मा। डिफॉर्मिटीज कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड ऑफ पेल्विक बोन, हिप जॉइंट, स्पाइन, डिस्टोशिया, dystrophic syndrome characterized by the stroking built with the bull neck, broad shoulder with short thighs। स्टिग्मा में अपन देखते हैं कि मदर को कोई कॉन्जेनाइटल या पेल्विक एक्वायर्ड कोई पेल्विक बोन की कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, हिप जॉइंट की डिजीज कंडीशन, स्पाइंस की या डिस्ट्रोशिया डिस्ट्रॉफिक सिंड्रोम से सफर तो नहीं कर रही है मदर। उसका कंप्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है।
Next is abdominal examination. First one is inspection. Pendulous abdomen, especially in primigravida, is suspicious of inlet contraction. जब हम मदर का प्रेगनेंसी टाइम में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम मदर का इंस्पेक्शन करते हैं. अगर मदर का जो एब्डोमन है वो प्राइमी ग्रेविडा मदर है और उसका एब्डोमन पेंडुलस है तो उसमें हम सस्पेक्टेड रहते हैं कि मदर जो है मदर को इनलेट कॉन्ट्रैक्शंस हो, इनलेट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है. नेक्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्टिकल. In primary gravida, usually there is engagement of the head before the onset of labor. Once the malpresentation in primary gravida give rise to the suspension of pelvic contraction. प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर मेनली जो बेबी का हेड है वो जल्दी ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले ही एंगेज हो जाता है. लेकिन अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है और मदर जो बेबी है वो माल प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में सस्पेंशन रहता है कि जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड है जिसकी वजह से बेबी को प्रॉपर स्पेस नहीं मिला है एंगेजमेंट का और उसकी वजह से जो पोजीशन है या प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गया है. नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ पेल्विस. क्लिनिकल पेल्विमेट्री. असेसमेंट ऑफ पेल्विस कैन बी डन bimanually in vertex presentation. The assessment is done at any time beyond 37th week but better at beginning of labor. क्लिनिकल पेल्विमेट्री जो एग्जामिनेशन है वो मैनुअली किया जाता है. में जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर बेबी होता है तो वो मेनली 37 वीक के बाद किया जाता है लेकिन लेबर शुरू होने से पहले हम ये कंडक्ट कर लेते हैं. फॉलोइंग फीचर आर टू बी नोटेड. जब हम क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या क्या चीजें असेस करते हैं. स्टेट ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की कंडीशन. स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इन रिलेशन टू इशियल स्पाइन. जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो किस स्टेशन पे है, +1 +2 या -1 -2 जीरो स्टेशन. जो स्टेशन है वो हम असेस करते हैं इशियल स्पाइन से. नोट द रेजिलेंस एंड इलास्टिसिटी ऑफ पेरिनियल मसल्स. और पेरिनियल जो मसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कैसी है. ये दो तीन चीजें जो है हम असेस करते हैं जब हम क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं. प्रोसीजर. द पेशेंट इज टू एम्प्टी द ब्लैडर. पेशेंट इज इन डोर्सल पोजीशन. ऑल असेप्टिक टेक्निक शुड बी यूज्ड एंड एग्जामिनेशन शुड बी जेंटल. जब हम क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं तो पेशेंट को हम ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए बोलते हैं. डोर्सल पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं. ऑल असेप्टिक टेक्निक्स यूज करी जाती है और एग्जामिनेशन शुड बी जेंटल. एग्जामिनेशन जेंटल होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज रेडियो पेल्विमेट्री. रेडियो पेल्विमेट्री के अंदर हम सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं और यूएसजी करते हैं. ये तीनों चीजें करके हम रेडियोलॉजिकली अपन पेल्विस का कंप्लीटली एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि पेल्विस का साइज या शेप के अंदर किसी तरीके का कोई अल्टरेशन तो नहीं है. नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का क्या इफेक्ट पड़ता है. फर्स्ट वन इज प्रेगनेंसी. Incarnation of the retroverted gravid uterus in the flat pelvis. जो फ्लैट पेल्विस होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे रिट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस रहता है. एब्डोमन बिकम पेंडुलस स्पेशली इन मल्टीग्रेविडा. मल्टीग्रेविडा के अंदर जो एब्डोमन है वो पेंडुलस रहेगा. माल प्रेजेंटेशन आर इंक्रीज 3 to 4 times एंड इंक्रीज अनस्टेबल लाइट. और जो बेबी है वो माल प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा और उसका जो लाई है वो स्टेबल नहीं होएगा. प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है कि जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड है. नेक्स्ट वन इज लेबर. इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ अर्ली आरओएम. जो अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कोड प्रोलैप्स. कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सर्वाइकल डायलिटेशन इज स्लोड. जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो स्लो होता है. Increased tendency of prolonged labor and in neglect cases of obstructed labor with feature of exertion, dehydration and on ketoacidosis and sepsis. और प्रोलॉन्ग लेबर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर केस को ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन डेवलप हो जाती है. और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के जो फीचर्स है वो भी देखने को मिलता है जैसे कि मदर जो एग्जिस्टेड हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, साथ में कीटोएसिडोसिस की और सेप्सिस वाली कंडीशन भी डेवलप हो जाती है. Increased incidence of operative interference, shock, PPH and sepsis. ऑपरेटिव इंटरफेरेंस के जो चांसेस हैं, इंसिडेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मदर शॉक की कंडीशन के अंदर चली जाती है, पीपीएच डेवलप हो जाता है और उसको सेप्सिस डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट वन इज मैटरनल इंजरी. मदर को कुछ इंजरीज हो जाती है जैसे कि जेनिटल ट्रैक्ट इंजरी. अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है और बेबी उसमें से प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पा रहा, उसको डिफिकल्टीज हो रही है तो
और जबरदस्ती अगर ऐसा किया जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो बेबी है वो जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इंजरीज करते हुए कुछ एरियाज को रप्चर करते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। इंक्रीज द मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटीज, मदर की मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी जो रेट्स है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज फीटल हजार्डस ट्रॉमा एस्फेक्सिया, इंक्रीज पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। जो फीटस होता है उसको भी ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं, सेरिब्रल इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, हेड इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। बेबी जो है वो बहुत ज्यादा एडजस्टेड हो जाता है, सफोकेटेड हो जाता है, तो एस्फेक्सिया होने के चांसेस होते हैं। और पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटीज की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। नेक्स्ट वन इज सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, इसको कि हम सीपीडी भी बोलते हैं। It is a state where normal proportion between the size of the fetus to the size of the pelvis is disturbed. जैसा कि हम नाम से जानते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नॉर्मल proportion between the size of fetus head and the pelvis is disturbed. फीटस का जो हेड है उसका साइज और मदर का जो पेल्विस है, मैटरनल पेल्विस है, उनके साइज का बीच में जो प्रोपोर्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। The disparity in the relation between the head and the pelvis is called cephalopelvic disproportion. मैटरनल पेल्विस और फीटल हेड के बीच में जो डिस्पैरिटी डेवलप हो जाती है तो वो कंडीशन कहलाती है cephalopelvic disproportion. It may be due to average size of baby with a small pelvis और big baby with normal size pelvis. cephalopelvic जो डिस्प्रोपोर्शन होता है ये वो कंडीशन होती है इसमें मदर का पेल्विस और बेबी का जो हेड होता है उन दोनों के बीच में डिस्प्रपोर्शन या डिस्पैरिटी डेवलप हो जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल नहीं होते। ये कंडीशन किसी भी रीजन की वजह से डेवलप हो सकती है, जैसे कि बेबी का साइज जो है वो नॉर्मल है लेकिन जो पेल्विस का साइज है वो स्मॉल है, तो नॉर्मल साइज का जो बेबी है वो स्मॉल पेल्विस में से पास आउट नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन को अपन सीपीडी या सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि बेबी का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और पेल्विस का जो साइज है वो नॉर्मल है, तो उस कंडीशन के अंदर भी बेबी जो है वो नॉर्मल पेल्विस में से पास आउट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को भी अपन बोलते हैं cephalopelvic disproportion. मींस देयर विल बी disparity between the head and the pelvis. Next one is diagnosis of CPD. CPD एट द ब्रिम, ब्रिम पे सीपीडी को अपन असेस करने के लिए क्या करते हैं, क्लिनिकल पेल्विमेट्री अपन करते हैं, एब्डोमिनल मेथड्स यूज करते हैं, एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड्स यूज करते हैं, इमेजिंग पेल्विमेट्री हम यूज करते हैं, यूएसजी करते हैं, एमआरआई करते हैं और एक्सरे करते हैं। तो ये सारे डायग्नोसिस करके हम पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि या सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन जो है वो प्रेजेंट है तो वो कितना प्रेजेंट है। क्लिनिकल पेल्विमेट्री में अपन असेस कर लेते हैं कि पेल्विस जो है वो कैसा है, पेल्विस की स्टेट क्या है, बेबी जो है वो किस स्टेशन पे प्रेजेंट है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है उसका, या फिर जिसकी पेरिनेल मसल्स के बीच जो स्ट्रेचिंग है वो कितनी हो रही है। एब्डोमिनल मेथड से हम असेस कर लेते हैं, एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड से असेस कर लेते हैं, इमेजिंग पेल्विमेट्री यूएसजी सीटी और एमआरआई एक्सरे से हम असेस कर लेते हैं। क्लिनिकल के अंदर in primary gravida, previous history of spontaneous delivery of an average size baby rules out contracted pelvis. अगर प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर पहले कोई स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हुई है विद एवरेज साइज बेबी की तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का पता चलता है अपने को। बट इन प्राइमरी ग्रेविडा विद नॉन एंगेजमेंट ऑफ हेड इवन एट लेबर वन शुड रूल आउट द डिस्प्रपोर्शन। अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है और उसमें एंगेजमेंट नहीं हुआ है, लेबर जबकि स्टार्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं उसमें डिस्प्रपोर्शन जो है वो प्रेजेंट है। एब्डोमिनल मेथड इन सीपीडी, एब्डोमिनल मेथड क्या होता है, पेशेंट इज प्लेस्ड इन डोर्सल पोजीशन विद थाइज फ्लेक्स्ड एंड सेपरेटेड, द हेड इज ग्रास्प्ड बाय द लेफ्ट हैंड, two fingers of the right hand are placed above the symphysis pubis to note the degree of overlapping if when the head is pushed downward and backward. Abdominal method, एब्डोमिनल मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन के अंदर लिटाते हैं, उसको बोलते हैं कि वो थाइस को थोड़ा सा फ्लेक्स्ड करे और थाइस सेपरेटेड करके रखे। इसके बाद हम एक हैंड लेफ्ट हैंड से बेबी का जो हेड है वो पकड़ते हैं और अपनी जो टू फिंगर्स है राइट हैंड की मिडल और इंडेक्स फिंगर जो है वो हम सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखते हैं। तो अब हम ओवरलैपिंग को नोट करेंगे इन फिंगर से कि कितनी बोन्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है जब हेड को डाउनवर्ड एंड पुश बैकवर्ड पुश किया जा रहा है। यहाँ ये इमेज दिखाई गई है, इसके से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड से बेबी का जो हेड है वो पकड़ा हुआ है और राइट हैंड को सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखा हुआ है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को।
अब हम हेड को डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पुश करेंगे और फिंगर्स की हेल्प से हम असेस करेंगे कि हेड जो पैराइटल बोन्स है उनके बीच में कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। जब हम इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो हम देखते हैं द हेड कैन बी पुश डाउनवर्ड इन द पेल्विस विदाउट ओवरलैपिंग द पैराइटल बोन ऑन द सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट मींस नो डिसप्रपोर्शन। जब हम हेड को पुश करते हैं पेल्विस के अंदर और फिंगर से जब हम असेस करते हैं तो पैराइटल बोन्स के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्प्रपोर्शन प्रेजेंट नहीं है, मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट हो सकती है। Head can be pushed down at little, but there is slightly overlapping of parietal bone, evidenced by touch on the under surface of finger, overlapping by 0.5 centimeter. That means moderate disproportion. जब हम हेड को डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पुश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि हेड जो है वो थोड़ा सा पुश हुआ है नीचे की तरफ और वहां पे पैराइटल बोन्स में स्लाइटली ओवरलैपिंग अपने को फील होती है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। और ये ओवरलैपिंग जो होती है वो 0.5 सेंटीमीटर तक की ओवरलैपिंग फील होती है, तो ये कंडीशन कहलाती है मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन। नेक्स्ट वन इज head cannot be pushed down and instead the parietal bone overchanges the symphysis pubis displacing the finger, that means severe disproportion। जब हम हेड को पुश कर रहे हैं तो हेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पुश नहीं होता है, वन थिंग। और जब पैराइटल बोन्स जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा ओवर चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर राइट हैंड की मिडल एंड इंडेक्स फिंगर रखी हुई थी वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये कंडीशन के अंदर हम असेस करते हैं कि जो डिस्प्रपोर्शन है वो सीवियर लेवल का है। तो इस इंटरप्रिटेशन से हम बता सकते हैं कि डिस्प्रपोर्शन किस लेवल का है, नो डिस्प्रपोर्शन है, मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन है या फिर सीवियर डिस्प्रपोर्शन है। नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड। ये भी एक दूसरा मेथड है, इसमें हम असेस करते हैं कि एब्डोमिन और वेजाइनल दोनों से हम असेस करते हैं कि बोन्स के बीच में कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। Muller introduced placing the vaginal fingertips at the level of ischial spine to note the descent of head. Muller जो थे उन्होंने एक्चुअली ये एब्डोमिनल मेथड का ही एडवांस मेथड है। इसमें क्या होता, मुलर ने बोला था कि मुलर ने इसके अंदर चीज इंट्रोड्यूस करी थी कि 2 वेजाइनल फिंगर्स जो है वो इश्चियल स्पाइन पे रखनी है टू नोट द डिसेंट ऑफ हेड, ये चीज नोट करने के लिए कि हेड कितना डिसेंट हो रहा है। एंड मुनारो कैर एड प्लेस ऑफ द थंब ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू नोट द डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग। और मुनारो ने इसके अंदर ऐड किया था कि जो थंब है उसको हम सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखेंगे और ये असेस करेंगे कि कितना डिग्री का ओवरलैपिंग हो रही है। डिग्री जो होती है वो ओवरलैपिंग की दो होती है, सीवियर और बॉर्डर लाइन। जैसा कि हम यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से बेबी का जो हेड है वो ग्रास्प किया हुआ है, वो पकड़ा हुआ है, उसको हम सेम डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पुश करेंगे। राइट हैंड की जो 2 फिंगर्स है वो इश्चियल स्पाइन पे रखी हुई है और राइट हैंड का जो थंब है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखा गया है। फिंगर से हम असेस करेंगे कि हेड कितना डाउनवर्ड की साइड आ रहा है और थंब से हम असेस करेंगे कि कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। जब हम इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे या इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें द हेड कैन बी पुश डाउन up to the level of ischial and there is no overlapping of parietal bone over the symphysis pubis, that means no disproportion। जब हम असेस करेंगे अगर हेड डाउनवर्ड पुश हो रहा है इजीली और इश्चियल स्पाइन तक पहुंच रहा है और थंब से हम फील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है पैराइटल बोन्स के बीच में, तो इसका मतलब देयर इज नो डिस्प्रपोर्शन, किसी तरीके का कोई डिस्प्रपोर्शन नहीं है, मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट हो सकती है। हेड कैन बी पुश डाउन एट ए लिटिल बट नॉट अप टू द लेवल ऑफ ischial and there is slight overlapping of parietal bone, that means slight or moderate disproportion। जब हम हेड को डाउनवर्ड पुश करेंगे तो हेड जो है वो थोड़ा सा पुश होएगा नीचे की तरफ और वो इश्चियल स्पाइन तक नहीं पहुंचेगा और थंब से हम फील करेंगे कि देयर इज स्लाइटली ओवरलैपिंग ओवर ऑफ द पैराइटल बोन्स के बीच में थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है बोन्स की, तो ये कंडीशन हमारी कहलाएगी मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन। द हेड कैन नॉट बी पुश्ड down and instead the parietal bone overhang the symphysis pubis distance the thumb, that means severe disproportion।
जब हम हेड को पुश करेंगे तो हेड नीचे की तरफ बिल्कुल पुश नहीं होएगा और पैराइटल बोन जो है वो बहुत ज्यादा उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे और थंब जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी कहलाएगी सीवियर डिस्प्रपोर्शन। यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, in which method two finger of right hand placed over the symphysis pubis to note the degree of overlapping and head is grasped pushed downward and backward। कौन से मेथड के अंदर हम दो फिंगर्स जो है राइट हैंड की वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखते हैं और उससे ओवरलैपिंग असेस करते हैं और हेड जो है वो डाउनवर्ड एंड पुश बैकवर्ड पुश करते हैं। इसके ऑप्शन है एब्डोमिनल मेथड, ऑप्शन बी एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड, ऑप्शन सी मुलर मुनेरो कर मेथड, ऑप्शन डी एब्डोमिनल पाल्पेशन मेथड। इसका सही आंसर है एब्डोमिनल मेथड। इसके लिए आप स्लाइड नंबर 39 रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। Minor degree of inlet contraction does not give rise to any problem and the cases are left to have a spontaneous vaginal delivery at term। माइनर डिग्री के जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होते हैं उनमें किसी तरीके की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर केसेस को अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए भी छोड़ सकते हैं एट टर्म पे, उनमें पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज मॉडरेट एंड सीवियर डिग्री आर टू बी डील बाय प्रीटर्म इंडक्शन ऑफ लेबर, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन एट टर्म एंड ट्रायल लेबर। अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मॉडरेट या सीवियर डिग्री का है तो हमें प्रीटर्म इंडक्शन ऑफ लेबर कराना पड़ सकता है उसका ट्रीटमेंट के लिए, या फिर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन हमें परफॉर्म करना पड़ सकता है। और नेक्स्ट वन इज ट्रायल लेबर, या फिर ट्रायल लेबर के थ्रू हम डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हैं। मिड पेल्विक एंड आउटलेट डिस्प्रपोर्शन, अगर मिड पेल्विक के आउटलेट में डिस्प्रपोर्शन है तो मिड पेल्विक एंड आउटलेट डिस्प्रपोर्शन सीपीडी एट आउटलेट इज वन वेयर द बाइपैराइटल सब ऑक्सीपिट ब्रैगमेटिक plan fails to pass through the anterior posterior plan of outlet। मिड पेल्विक आउटलेट सीपीडी जो होता है उसके अंदर बाइपैराइटल या सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक जो प्लेन्स होते हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में से नहीं निकल पाते आउटलेट के। Unlike inlet disproportion, it can only be made after the head sufficient comes down into the pelvis। इसमें इनलेट डिस्प्रोपोर्शन की तरह नहीं होता, अगर हेड एक बार नीचे आ जाता है तो वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। इसमें जो ऑप्शन है वो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी हो सकती है। अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस विद माइनर कॉन्ट्रैक्शन वेजाइनल डिलीवरी कैन बी डन विद वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी और द हेल्प ऑफ फोर्सेप और वेंटोस विद द एपिसोटोमी। अनकॉम्प्लिकेटेड केस जो होते हैं माइनर कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर, उनके अंदर वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है विद वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी या फिर फोर्सेप या वेंटोस की हेल्प से और एपिसोटोमी कंडक्ट करके हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हैं। केसेस सीन लेट इन लेबर कैन बी मैनेज्ड बाय सिजेरियन सेक्शन, फोर्सेप विद डीप एपिसोटोमी, सिम्फाइसेक्टोमी फॉलोड बाय वेंटोस एंड क्रेनियोटोमी इफ फीटस इज डेड। जिन केसेस को बहुत लेट डील किया जाता है उनको हम या तो सिजेरियन सेक्शन से डील कर सकते हैं या फोर्सेप्स डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हैं विद डीप एपिसोटोमी, बहुत ज्यादा डीप एपिसोटोमी करके विद द हेल्प ऑफ और फोर्सेप्स की हेल्प से हम बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। सिम्फाइसेक्टोमी फॉलोड बाय वेंटोस, या हम सिम्फाइसेक्टोमी कर सकते हैं और अगर बेबी डेड है तो उस कंडीशन में हम क्रेनियोटोमी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट स्टेज, अगर जो कॉम्प्लिकेशन है कंडीशन जो है सीपीडी अगर फर्स्ट स्टेज में है तो उसमें फीटल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में जा सकता है और प्रोलॉन्ग्ड लेबर जो है वो डेवलप हो सकता है। सेकंड स्टेज के अंदर डिलेड सेकंड स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो सकता है या फिर शोल्डर डिस्टोशिया जो है वो डेवलप हो सकता है, शोल्डर जो है वो अटक सकता है सेकंड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज के अंदर रिटेन प्लेसेंटा, अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है या सीपीडी है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो उस कंडीशन के अंदर थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का जो कोई पार्ट है या कोई भी बिट्स है या फिर कंप्लीट प्लेसेंटा जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर रह सकता है, रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है या फिर पीपीएच डेवलप हो सकता है या फिर मैटरनल इंजरीज हो सकती है मैटरनल जेनिटल ट्रैक्ट्स के अंदर। लास्ट वन इज ट्रायल लेबर। अपन ने मैनेजमेंट देखा था, सीपीटी के मैनेजमेंट में एक ऑप्शन आया था ट्रायल लेबर। तो अब हम बात करते हैं ट्रायल लेबर क्या होता है। डेफिनेशन, इट इज ए कंडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर इन ए मॉडरेट डिग्री, CPD in an institution under supervision with watchful expectancy hoping for a vaginal delivery। It is a condition of spontaneous labor। ट्रायल लेबर एक स्पॉन्टेनियस लेबर की कंडीशन है। जब मॉडरेट डिग्री का सीपीडी होता है तो उस कंडीशन में हम मदर को वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी के साथ इस होप के मतलब मदर को अंडर सुपरविजन रखते हैं
इस होप के साथ कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो जाए या कंडक्ट हो जाए। एम्स, ट्रायल लेबर एम टू अवॉइड अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन एंड डिलीवर्ड ए हेल्दी बेबी। ट्रायल लेबर का एम होता है कि अननेसेसरी हमें सिजेरियन सेक्शन ना करना पड़े, सिजेरियन सेक्शन से बच जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं सिजेरियन सेक्शन के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं और एक हेल्दी बेबी जो है वो डिलीवर हो जाए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है ट्रायल लेबर के, या किस किस कंडीशन में हम ट्रायल लेबर नहीं कर सकते। एसोसिएटेड मिड पेल्विक एंड आउटलेट कॉन्ट्रैक्शन, अगर मिड पेल्विक या आउटलेट कॉन्ट्रैक्शन है तो। कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर लाइक प्राइमी ग्रेविडा, माल प्रेजेंटेशन, पोस्ट मैच्योरिटी, प्री एक्लेम्शिया, मेडिकल डिसऑर्डर लाइक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, अगर कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है जैसे कि प्राइमी ग्रेविडा है या माल प्रेजेंटेशन है, पोस्ट मैच्योरिटी बेबी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, माल प्रेजेंटेशन में जैसे बेबी जो है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर है या फेस प्रेजेंटेशन के अंदर है, प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन है या मेडिकल डिसऑर्डर जैसे कि हार्ट डिजीज है मदर को या फिर डायबिटीज है, तो उस कंडीशन में हम ट्रायल लेबर अटेम्प्ट नहीं करते। वेयर फैसिलिटीज ऑफ सिजेरियन सेक्शन इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ भी हम ट्रायल लेबर अटेम्प्ट नहीं करते। कंडक्शन ऑफ ट्रायल लेबर, कंडक्शन कैसे करते हैं ट्रायल लेबर का। केयरफुल फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग एंड एनएसटी, मदर को और बेबी को कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग के अंदर रखा जाता है, मदर की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग चलती रहती है। ओरल फीडिंग रिमेन सस्पेंडेड एंड हाइड्रेशन इज मेंटेन बाय आईवी ड्रिप, ओरल फीडिंग रोक देते हैं और हाइड्रेशन के लिए आईवी ड्रिप स्टार्ट कर देते हैं। एडिक्वेट एनाल्जेसिक्स आर एडमिनिस्टर्ड, एडिक्वेट एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर करी जाती है। ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर बाय द पिटोसिन, ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर जो है वो किया जाता है पिटोसिन देकर। द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज मैप विद द पार्टोग्राफ, लेबर प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चीज हम पार्टोग्राफ से देखते हैं। प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ हेड, इसमें हम हेड कितना डिसेंट हो रहा है ये देखते हैं। प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, पार्टोग्राफ की मदद से हम देखते हैं कि डायलेटेशन कितना हो रहा है, हेड का डिसेंट कितना हो रहा है। आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर पेल्विक एग्जामिनेशन इज टू बी डन, जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तब अपन पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम टू एक्सक्लूड द कोड प्रोलैप्स पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं ताकि कोड प्रोलैप्स को अपन देख सके। टू नोट द कलर ऑफ लिक्वर, जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें लिक्वर एमनी का कलर हम नोट कर रहे हैं। टू असेस द पेल्विस वंस और मोर, पेल्विस की जो कंडीशन है उसको हम अच्छे से असेस करें। टू नोट द कंडीशन ऑफ सर्विक्स इंक्लूडिंग प्रेशर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ सर्विक्स, और सर्विक्स की जो कंडीशन है वो हम असेस करें, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है सर्विक्स के किस लेवल पे, स्टेशन ऑफ हेड क्या है, ये सारी चीजें हम असेस करते हैं। इन फेवरेबल केसेस एंड स्पॉन्टेनियसली लो फोर्सेप एंड लो वेंटोस, जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो उस कंडीशन में जो लेबर प्रोसेस है वो अपने आप इनिशिएट हो जाती है और फोर्सेप्स की मदद से या स्पॉन्टेन अपने आप ही जो बेबी है डिलीवर्ड हो जाता है या लो वेंटोस की हेल्प से डिलीवर हो जाता है। इन अनफेवरेबल केसेस डू सिजेरियन सेक्शन, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, किसी भी तरीके का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है लेबर के अंदर, तो उस कंडीशन में हमें सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है। सक्सेसफुल ट्रायल क्या होता है, एक ट्रायल इज कॉल्ड सक्सेसफुल इफ ए हेल्दी बेबी इज born vaginally, spontaneous or by forceps or ventos with the mother in a good condition। हम सक्सेसफुल कब बोलेंगे ट्रायल लेबर को, जब वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू एक हेल्दी बेबी बॉर्न हुआ है, या तो स्पॉन्टेनियस हो या फिर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप एंड वेंटोस, और मदर की जो कंडीशन है वो भी गुड हो, मदर को किसी तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट ना हो। फेलियर ऑफ ट्रायल लेबर, delivery is by cesarean section or delivery of that baby spontaneously or by the craniotomy is called failure of trial labor। ट्रायल लेबर फेलियर कब कहलाएगा, जब या तो हमें सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट करना पड़ा है, या बेबी की डेथ हो गई है, या जो डेड बेबी है वो बॉर्न हुआ है स्पॉन्टेनियसली हुआ है, या फिर क्रेनियोटोमी की मदद से हमें बाहर निकालना पड़ रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगी फेलियर ऑफ ट्रायल लेबर। एडवांटेज, क्या एडवांटेज होते हैं ट्रायल लेबर के, एलिमिनेट द सिजेरियन सेक्शन, जो कि हमारा एम भी था कि अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शंस नाउ एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट द इंजरीज, यूज ऑफ प्रीमेच्योर इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रीमेच्योर इंडक्शन ऑफ लेबर की जो इंजरीज होती है उनको एलिमिनेट करना है। सक्सेसफुल ट्रायल वुमन ए गुड फ्यूचर ऑब्स्टेट, और सक्सेसफुल ट्रायल अगर हो जाता है तो गुड फ्यूचर ऑब्स्टेटिक्स मदर के लिए रहता है।
डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज होता है इंक्रीज पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। पेरिनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो कई बार बढ़ जाती है ट्रायल लेबर के चक्कर में। इंक्रीज द मैटरनल मॉर्बिडिटी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। ट्रायल लेबर जब अपन करते हैं, ट्रायल लेबर जब करते हैं तो उस कंडीशन में कई बार जो लेबर की प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्बिडिटी जो रेट है वो इंक्रीज होती है। व्हेन सिजेरियन सेक्शन इज डन ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस, डिस्प्रपोर्शन टेस्ट रिमेन अनप्रूवन। और जब सिजेरियन सेक्शन अपन कर देते हैं, जब कि फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है किसी कंडीशन के अंदर, तो हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, तो या उस कंडीशन के अंदर जो ट्रायल लेबर है वो अनप्रूफ रह जाता है।